हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो सेक्शन टी रहा OSTET 2026 को नजर रखिक आम मैंने सेशन टी आज करने जाऊे एवं यही सेशन रे आम मैंने डिस्कशन करवा जोटा कि मुझे पचारि पोल रे जे कौ चैप्टर उपरे कौ टॉपिक उपरे डाउट्स अच्छे जोटा को आम फर्स्ट टीच करवा। तो से मत मैक्सिमम जन जहाँ रेस्पॉन्स मिलता जे शिक्षण विधि आम मन दरकार बोली। तो मुझे आपण मानका शिक्षण विधि यानी गद्य पाठ पद्य पाठ एवं व्याकरण पाठ को लेकर गोटे वीडियो नहीं आसी आशा करी जे वीडियोटा आपण मानू हेल्पफुल विषय बुझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदी साहित्य की शिक्षण विधियाँ यानी जिसमें आ रहे हैं गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि एवं व्याकरण पाठ विधि। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गद्य पाठ और पद्य पाठ के बीच में क्या तुलना किया जा सकता है, कहाँ पर उनमें समानता है और कहाँ पर उनमें अंतर है। और उसके बाद हम देखेंगे कि व्याकरण पाठ विधि में क्या होता है, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है और कहाँ पर किसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गद्य पाठ विधि और पद्य पाठ विधि। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगी कि जो पाठ्य योजना हम जब बनाते हैं किसी भी विषय को पढ़ाने के पहले, तो वहाँ पे हम लोग पाठ्य योजना में 5 की पॉइंट्स यानी की वर्ड्स रखते हैं। उनमें से पहला आता है आपका प्रस्तावना, उसके बाद आता है आपकी उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद प्रयोग और उसके बाद आता है पुनरावृत्ति और उसके बाद ही प्रयोग आता है। प्रयोग सबसे आखिरी चरण होता है और शुरुआत हमेशा प्रस्तावना के चरण से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी शिक्षण में क्या है गद्य शिक्षण और क्या है पद्य शिक्षण। गद्य के माध्यम से विचारों, भावों और सूचनाओं का स्पष्ट आदान प्रदान होता है। इसके अंतर्गत कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी आदि का शिक्षण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक विकास और भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है। तो गद्य पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कहानी हो जाए या फिर उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी, ये सब आ रहे हैं हमारे गद्य शिक्षण के अंतर्गत। उसके बाद है पद्य शिक्षण यानी पद्य पाठ। और पद्य शिक्षण में रागात्मकता, सौंदर्य बोध और कल्पनाशीलता का प्रतीक है। इसमें लय, तुक, छंद और रस का विशेष महत्व होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की भावनाओं को परिष्कृत करना तथा सौंदर्यानुभूति एवं आनंद की प्राप्ति कराना है। तो पद्य पाठ में जितने भी कविताएं हो, चाहे दोहा हो, चौपाई हो या फिर हमारे जो भी काव्य हैं, महाकाव्य हैं, ये सब पद्य विभाग में आते हैं। और पद्य का शिक्षण मुख्यतः सौंदर्यानुभूति एवं रसास्वादन या फिर आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इसके अंदर रागात्मकता और कल्पनाशीलता का क्या होता है, संदेश हम लोगों को मिलता है। ठीक बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य पाठ और पद्य पाठ के विधि में तुलना करेंगे कि किन किन आधार पर इनमें समानता और अंतर दिखाई देती है। जैसे मैंने आप सबको बोला है 5 प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति और फिर अंत में आता है प्रयोग। तो देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या होता है, जैसे हम किसी विषय को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला जो विषय है विषय की प्रस्तावना, यानी हम एक प्रस्ताव या फिर सुझाव जैसे रखते हैं ना, ठीक उसी तरह गद्य हो या फिर पद्य हो या फिर चाहे हमारा व्याकरण हो, प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण एक चरण है जहाँ पर हम बच्चों को क्या करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर उनके सामने एक नए विषय को प्रस्तुत करने जा रहे होते हैं। प्रस्तावना में क्या करना होता है, प्रस्तावना में हमें बच्चों की पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना पड़ता है और उसी के आधार पर उनको चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हो, या फिर उनको कोई पहलू बताकर विषय का जो शीर्षक है उनको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गद्य पाठ विधि में क्या है जो कि पद्य पाठ विधि के साथ समान है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए छात्रों से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व ज्ञान का परीक्षण यानी टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो कि सबसे पहला चरण है। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि बच्चों को कहाँ तक मालूम है और कितना उनके ज्ञान के अंतर्गत
क्या क्या तथ्य है, तो उस हिसाब से ही हम उनको समझा पाएंगे। अगर बच्चों को यह नहीं पता है कि हमारे देश का नाम भारत है, तो अगर हम उनको सीधा जाकर बोलेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत में ऐसा होता है वैसा होता है, क्या वो उनको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें जानने की बहुत आवश्यकता है कि पूर्व ज्ञान उनके पास पहले से ही क्या क्या ज्ञान है और वो कहाँ तक चीज़ों को समझने की क्षमता रखते हैं। तो जो पूर्व ज्ञान परीक्षण है वो सबसे पहले आता है प्रस्तावना में। परीक्षा में हमें पूछा जाता है कि अगर हम एक नया विषय कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहला चरण क्या होगा। वहाँ पे सबसे पहला चरण होगा कि हम बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करें, हम जानें कि उनको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है। उसके बाद देखेंगे कि क्या विशेषता है गद्य पाठ में प्रस्तावना की। प्रस्तावना गद्य की विधा जैसे कहानी, यात्रा वृत्तांत के पात्रों, लेखक के परिचय या दैनिक जीवन के अनुभवों से संबंधित होती है। प्रस्तावना में हमें क्या करना है, जैसे कोई कहानी है तो उस कहानी का जो विषय वस्तु है, जो मूल विषय है, उसको हम कैसे उनके सामने रखेंगे। चाहे या फिर कोई लेखक है, उनके बारे में हम उनको कैसे कोई आइडिया दे पाएंगे या फिर उनको कैसे समझा पाएंगे, ये सब हम लोग प्रस्तावना में करते हैं। ये जो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का परीक्षण, ये दोनों तरफ ही समान है, गद्य पाठ विधि में और फिर पद्य पाठ विधि में भी यही एक ही चीज़ है। और जब गद्य पाठ में हम लोग क्या करते हैं कि लेखक का परिचय देते हैं या फिर कहानी, यात्रा वृत्तांत के पात्रों का परिचय देते हैं, वहाँ पे पद्य पाठ में हम लोग प्रकृति, सुंदर दृश्य, रागात्मक प्रसंग या फिर कविता के केंद्रीय भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को बच्चों को बताते हैं या फिर उनको समझाते हैं। उसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है। यहाँ पर अगर हम किसी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वो जो विषय है उसकी उद्देश्य क्या है, हम क्यों उसको पढ़े, उस गद्य को, उस कहानी को या फिर उस कविता को हम क्यों पढ़े, क्या उसकी ज़रूरत है या फिर क्या उसकी भूमिका है हमारे दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उद्देश्य कथन में हम लोग जब पूर्व ज्ञान परीक्षण कर ले, बच्चों को थोड़ा बहुत हम लोग उसके विषय में बता दें कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग विषय प्रवेश करते हैं या फिर विषय के शीर्षक का स्पष्टीकरण करते हैं। उद्देश्य कथन में हम विषय को पढ़ने का कारण या फिर उसके पीछे का कारण और उसके साथ क्यों वो विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, और उसके साथ विषय का शीर्षक के बारे में हम बच्चों को बता देते हैं। यही समानता है गद्य पाठ और पद्य पाठ में। समानता क्या है, गद्य पाठ में शिक्षक सामपट पर स्पष्ट रूप से पाठ के नाम की घोषणा करते हैं और यहाँ पर भी पद्य पाठ में भी हम लोग उद्देश्य कथन में वही करते हैं कि पाठ के शीर्षक की घोषणा स्पष्ट करते हैं। विशेषता क्या है उद्देश्य कथन की, जैसा मैंने बोला, उद्देश्य मुख्य रूप से बोध, विचार विश्लेषण, बौद्धिक क्षमता, सूचना ग्रहण करने और गद्य विधा की विशेषताओं से अवगत कराने पर केंद्रित होता है। यानी गद्य पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है, जो विषय पढ़ रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब उद्देश्य कथन में आता है। ठीक उसी तरह पद्य पाठ में उद्देश्य रसस्वादन, सौंदर्यानुभूति, कल्पना शक्ति के विकास और काव्यात्मक संवेदना को जागृत करने पर केंद्रित होता है। ये हो गया प्रस्तावना और उसके साथ हो गया उद्देश्य कथन। उसके बाद देखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण सबसे अहम एक आधार है या फिर एक चरण कह सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में बहुत सारे सोपान हैं। सबसे पहला आता है आदर्श वाचन, जो कि शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। उसके बाद आता है बोध ज्ञान प्रश्न। उसके बाद आता है पाठ्य बिंदु का स्पष्टीकरण। पाठ्य बिंदु का मैं बता दूंगी सब क्या है, पाठ्य बिंदु का स्पष्टीकरण। उसके बाद आता है मौन वाचन। उसके बाद आता है, अगर हमारे पास गद्य पाठ है तो उसमें आ जाएगा विचार विश्लेषण। अगर वो कविता है या फिर पद्य है तो वहाँ पे आ जाएगा भाव विश्लेषण।
तो इतने सारे सोपान होते हैं प्रस्तुतिकरण में। अगर कहा जाए तो पाठ योजना की सबसे अहम पड़ाव प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यहाँ पर ही छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को ही यहाँ पर बहुत सारे क्रिया करनी पड़ती है। सबसे पहली है क्या? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन यानी ये जो काम है ये शिक्षक ही करते हैं। हमने उनको क्या किया, पहले तो उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण किया, उसके बाद उनको विषय की स्पष्टीकरण कर दी कि आज इस शिक्षक वाले विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो विषय की जो कथा वस्तु है तो वो सबसे पहले हम खुद शिक्षक ही क्या करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से और शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन यानी पढ़ते हैं। तो ये जो आदर्श वाचन है ये किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। जब हम आदर्श वाचन करते हैं तो बच्चे हमको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं। कि चलो मान लिया कि एक विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई कविता है एक पंक्ति हम लोग उसको पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद तुरंत बाद ही उसी पंक्ति को बच्चे क्या करेंगे, उसको दोहराएंगे, ताकि उनको क्या होगा, वहाँ पे क्या क्या शब्द लिखा हुआ है, किस पर क्या क्या मात्रा लगी हुई है, वो सब उनको जानने में आसानी हो जाएगी। तो ये ऐसे करते करते हम उनको जितना भी पढ़ाने वाले हैं, जितना भी उनको हम लोग वहाँ पे एक दिन में डिलीवर करने वाले हैं क्लास में, तो उसको हम लोग सबसे पहले आदर्श वाचन करेंगे, शिक्षक आदर्श वाचन करेंगे और छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि गद्य पाठ में हम लोग आदर्श वाचन करते हैं और पद्य पाठ में क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, राग ताल लय राग आदि होते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर क्या होता है, आदर्श सस्वर वाचन। हमेशा याद रखना कि आदर्श सस्वर वाचन जो है, स्वर के साथ वाचन, वो पद्य पाठ में ही होता है, गद्य पाठ में कभी नहीं होगा। ये प्रश्न हमें अगर एग्जाम में पूछ ले कि शिक्षक कक्षा में आदर्श सस्वर वाचन कर रहे हैं, या फिर ऐसे पूछ ले कि शिक्षक एक कविता पढ़ाने जा रहे हैं, तो उनको इसमें से कौन सा चरण वहाँ पे आ जाएगा, आदर्श वाचन, आदर्श सस्वर वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन। तो शिक्षक बोला है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आदर्श वाचन नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा अनुकरण वाचन है और जो मौन वाचन है ये छात्रों के द्वारा किया जाता है। सिर्फ आदर्श वाचन और आदर्श सस्वर वाचन ही शिक्षक के द्वारा किया जाता है। गद्य पाठ के लिए आदर्श वाचन और आदर्श सस्वर वाचन पद्य पाठ के लिए। उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन हम लोगों को पता चल गया कि शिक्षक के पढ़ने के तुरंत बाद ही छात्र उसको अनुकरण करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा बोध ज्ञान प्रश्न। बोध ज्ञान प्रश्न क्या होता है कि उनके अवबोध को जानने के लिए, कि सिर्फ उस विषय को पढ़ के, सिर्फ उस कविता को पढ़कर उनको उसमें से क्या समझ में आया है उसको जानने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है बोध ज्ञान प्रश्न। यानी हम लोग उनको अभी तक कुछ समझाए नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने उसको क्या किया है कि वाचन किया है विषय को, या फिर जो भी हम लोग वहाँ पे अनुच्छेद है या फिर जो भी पंक्ति है, सिर्फ उसको वाचन करने के बाद उसको पढ़कर ही बच्चे क्या समझे, उसी के ऊपर हम जो प्रश्न पूछते हैं उससे कहा जाता है बोध ज्ञान प्रश्न। ये हम लोग पूछ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि बच्चे सिर्फ पढ़कर ही विषय में से कितना समझ चुके हैं। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करने के लिए जाएंगे। जो पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण है उसके अंतर्गत हम उनको क्या करेंगे कि विषय को समझाएंगे, उसके साथ साथ जो कठिन शब्द है उनके शब्दार्थ भी हम बच्चों को वहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। उसको हम लोग कहते हैं काठिन्य निवारण। क्या कहते हैं, काठिन्य निवारण। यानी जो भी वहाँ पर कठिन शब्द है उनके अर्थ हम उनको समझाते हुए जाएंगे। उसके बाद पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण हो गया। अब बच्चे जहाँ जहाँ समझ पा रहे थे उतना हमें बोध ज्ञान परीक्षण में पता चल गया। उसके बाद हमने उनको खुद से समझाया, पाठ्य बिंदु को स्पष्ट करवाया। अब वो लोग क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे पूरे अनुच्छेद को या फिर सब पूरी पंक्तियाँ जो भी वहाँ पर है उसको वो सब पढ़ेंगे और वो मौन वाचन होगा। यहाँ पर अभी सस्वर वाचन नहीं होगा या फिर आदर्श वाचन नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, मौन वाचन करेंगे या फिर साइलेंटली उसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है और विषय में क्या क्या बताया गया है। ये हो गया मौन वाचन।
मौन वाचन के बाद क्या होता है, विचार विश्लेषण या फिर भाव विश्लेषण। यहाँ पर क्या करेंगे, विचार विश्लेषण में जो विषय है उसमें जो पात्र है या फिर जो कथा वस्तु है, ये सब हम लोगों ने पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया है। लेकिन उसका जो अंतर्निहित उसके अंदर जो विचार है, ये जो विषय है ये क्यों दिया गया है, या फिर इसका नैतिक मूल्य क्या है, या फिर उस विषय के उस अनुच्छेद से हमें क्या जानने को मिल रहा है, इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो उसे कहते हैं विचार विश्लेषण। ठीक उसी तरह पद्य पाठ में जब हम लोग एक पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं या फिर उस पंक्ति का अर्थ क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं भाव विश्लेषण। यानी पद्य पाठ में हम लोग देखेंगे भाव विश्लेषण और गद्य पाठ में देखेंगे विचार विश्लेषण। यहाँ पर हमें 2 प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। पहली बात तो गद्य पाठ आदर्श वाचन, पद्य पाठ आदर्श सस्वर वाचन, ये हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पर अंतर, हमें विचार विश्लेषण मिलते हैं गद्य पाठ में और भाव विश्लेषण मिलते हैं पद्य पाठ में। तो इतना ही था प्रस्तुतिकरण के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें प्रस्तावनात्मक प्रश्न होते हैं और पूर्व ज्ञान की परीक्षण की जाती है। उसके बाद है उद्देश्य कथन, जिसमें साधारण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और विषय प्रवेश किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में ये 5 सोपान है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, बोध ज्ञान प्रश्न, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण, उसके बाद मौन वाचन और एक है विचार विश्लेषण या भाव विश्लेषण। ये सब होने के बाद हमें जो पढ़ाना था कक्षा में वो अब खत्म हो चुका है। जितना भी हम लोग तैयार करके आए थे पाठ्य योजना के हिसाब से, उतना हम लोग अभी कक्षा में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार पढ़ा लिए तो उसका मतलब तो ये नहीं ना कि बच्चे सब समझ गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अभी उसी पाठ्य बिंदु की पुनरावृत्ति करनी है, जो कि हमारा चौथा आधार है या फिर चौथा पड़ाव है। यहाँ पर देखेंगे पुनरावृत्ति में क्या होता है, संपूर्ण पाठ के बोध का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर पहले तो बच्चों को हम क्या करेंगे, वो जो पाठ्य बिंदु है उसका सारांश बताएंगे। और एक बात हम लोग को याद रखना है कि जो हमारा पाठ्य बिंदु का स्पष्टीकरण है, उसके बाद हमारे पास जो विचार विश्लेषण है और सारांश कथन, तीनों के तरीके अलग होते हैं। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में हम पात्र परिचय हो गया, कठिन शब्द हो गए, ये सब स्पष्ट करते हैं। विचार विश्लेषण में हम वो विषय में क्या छिपा हुआ है, क्या गूढ़ रहस्य है, या फिर क्या नैतिक मूल्य है, या फिर क्या विचार वो प्रस्तुत कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। और सारांश कथन जो है वहाँ पे हमें 10 से 12 वाक्यों के बीच में ही उस पूरे अनुच्छेद या फिर पूरे पंक्तियों का अर्थ बताना होता है कि इसी के अंतर्गत ये बताया गया है और इसका सार मर्म ये है करके। तो वहाँ पे हमें पात्रों का नाम नहीं लेना है या फिर हमें पूरे उसमें डिटेल में कुछ भी नहीं बोलना है। हमें बस क्या करना है, समराइज करना, जिसको कहते हैं सारांश को बताना है बच्चों को। सारांश कथन हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। इवैल्यूएशन के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि हम जो पढ़ाए हैं बच्चे वो सब समझ भी पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। मूल्यांकन प्रश्न कैसे होंगे, वो विषय के विचार के बारे में पूछ सकते हैं, किसी पात्र के बारे में पूछ सकते हैं या फिर सारांश में से पूछ सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न का अर्थ ये होता है कि हमें वहाँ पर आंकना है कि बच्चे कितना समझ पाए हैं, उनको ये विषय कितना याद है, वो कितना उसको क्या किए हैं, उसको ग्रहण किए हैं कितना। तो वो रहता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, जो कि पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। पुनरावृत्ति में 2 चीज़ है, एक है सारांश कथन और दूसरा है मूल्यांकन प्रश्न। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या समानता और क्या विशेषता है। गद्य पाठ विधि में क्या होता है, इसमें संपूर्ण पाठ के बोध का मूल्यांकन करना होता है और पद्य पाठ विधि में छात्रों की अधिगम प्राप्ति की जांच करना, कि कितना अधिगम वो प्राप्त किए हैं, कितना वो समझे हैं विषय को, उसकी जांच करनी होती है। विशेषता क्या है पुनरावृत्ति की, बोधात्मक प्रश्न, वैचारिक स्पष्टता, घटनाक्रम, पात्रों के परिचय यानी पात्रों के चरित्र, मुख्य संदेश और गद्य की विषय वस्तु पर यह आधारित होता है। यानी जितना भी हम पढ़ें अब तक, उस सब को मिलाकर जो प्रश्न किए जाते हैं वो पुनरावृत्ति में
किए जाते हैं। उसके साथ पद्य पाठ में क्या है, भावबोध संबंधी प्रश्न, कविता के अंतर्निहित संदेश, काव्यात्मक पंक्तियों के आशय और सौंदर्य पक्ष से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि कविता में क्या अंतर्निहित संदेश है, जो वहाँ पर पंक्तियाँ लिखी गई है उसका वो मतलब होगा ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी प्रतीकात्मक रूप में भी कविताओं को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, कि तुलनात्मक रूप में भी उनको प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर जो जो पात्र है या फिर जो जो कारक लिखे गए हैं उसका सिर्फ वही मतलब है, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो किसी और या फिर किसी वास्तविक जीवन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में भी वहाँ पर बात हो सकती है। तो ये हो गया पुनरावृत्ति। उसके बाद प्रयोग, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव है। वहाँ पर क्या करना है, गृह कार्य या फिर कक्षा कार्य करना है। वहाँ पर हम लोगों को बच्चों को गृह कार्य देना है, जिसमें वो लोग क्या करें, उस विषय में सीखे गए चीज़ों को या फिर किया गया अधिगम को वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उनको हम उस विषय के आधार पर किसी पात्र की भूमिका लिखने के लिए दे सकते हैं। कविता अगर है तो उसको हम लोग उन लोगों को क्या करने के लिए, उसका केंद्रीय भाव लिखने के लिए दे सकते हैं। उसको सस्वर पाठ करने का अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं। कविता जो हम लोग पढ़ाए हैं उसी शैली में किसी दूसरे कविता को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, गृह कार्य होता है। और यहाँ पे हम पढ़ाए गए चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम पड़ाव है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि गद्य पाठ और पद्य पाठ ये दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, बस थोड़े थोड़े ही अंतर है। दोनों में ही क्या आते हैं, 5 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना, उसके बाद है उद्देश्य कथन, उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है पुनरावृत्ति और उसके बाद है प्रयोग सबसे अंतिम है। और वहाँ पे गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को। प्रस्तुतिकरण में हम क्या देखें, प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, बोध ज्ञान प्रश्न है, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण है, मौन वाचन, विचार विश्लेषण यानी भाव विश्लेषण, इतना सब कुछ है। आदर्श वाचन गद्य पाठ में होता है, आदर्श सस्वर वाचन पद्य पाठ में होता है। उसके बाद अनुकरण वाचन और मौन वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन और आदर्श सस्वर वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में एक और चीज़ करवाया जाता है, वो है काठिन्य निवारण। और फिर गद्य पाठ में विचार विश्लेषण होता है और पद्य पाठ में भाव विश्लेषण। क्लियर। उसके बाद हम अभी जाएंगे कि उसकी तुलना के लिए एक तालिका हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। इसमें देखेंगे कि क्या क्या अंतर है गद्य और पद्य पाठ विधि में। प्रस्तावना में है क्या ना, उस वहाँ पर हम लोग कौन सी विधा की है, यात्रा वृत्तांत है, नाटक है, निबंध है, उसका परिचय करवाते हैं। पात्र और गद्यांश पर आधारित जो चीज़ें हैं उसका परिचय करवाते हैं। पद्य पाठ में प्रकृति, रागात्मकता, भावभूमि पर आधारित होता है प्रस्तावना। हम लोग जब समझाएंगे उनको, छोटी सी एक और पद्य गाकर उनको सुना सकते हैं, छोटी सी कविता के माध्यम से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, ये सब करवाया जा सकता है। उद्देश्य कथन में क्या होता है, बौद्धिक विकास व विचार विश्लेषण किया जाता है। रसास्वादन और सौंदर्य अनुभूति का कराया जाता है किसमें, पद्य पाठ में। प्रस्तुतिकरण में विचार विश्लेषण होता है, मौन वाचन होता है, बाकी हम सब ने समझ लिया क्या क्या होता है। और सस्वर वाचन होता है पद्य पाठ में। पुनरावृत्ति तो घटनाक्रम और बोधात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें भाव बोध होता है और आशय के स्पष्टीकरण के प्रश्न किए जाते हैं। गृह कार्य में सारांश और गद्य लेखन दिया जा सकता है। पद्य पाठ में काव्यांश संस्मरण और वहाँ पर केंद्रीय भाव या फिर सस्वर अभ्यास के लिए भी कहा जा सकता है। अभी हम देखेंगे कि व्याकरण पाठ में कैसे उसको हम लोग पाठ योजना बनाते हैं या फिर उसके क्या क्या आधार है। हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। क्या क्या है हम सब जानते हैं। हम बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के समय इसमें क्या होते हैं, संशय में पड़ जाते हैं कि ये 2 क्या है, आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। तो आज हम उसी 2 को स्पष्ट करेंगे कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। वैसे देखा जाए तो व्याकरण में आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों में से हमें सबसे उत्कृष्ट या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग आगमन विधि का ही प्रयोग करें। परीक्षा में पूछा जाता है कि व्याकरण पढ़ाते समय कौन सी विधि का प्रयोग करना सबसे
आसान है या फिर सबके लिए बेहतरीन, जिसका कि फल अच्छा होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगमन विधि सबसे उत्कृष्ट एक विधि है। देखेंगे कि आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड क्या है, इसमें क्या किया जाता है। तो आगमन विधि का जनक है एरिस्टोटल यानी अरस्तु। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आगमन विधि का जो जनक है वो अरस्तु है। इसमें कैसे काम किया जाता है, सूत्र क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाने को आगमन विधि कहते हैं, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, और फिर एग्जाम्पल टू रूल, ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, स्पेसिफिक टू जनरल या फिर एग्जाम्पल टू रूल। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, अगर मैं बोलूँ कि राम घर गया था, तो यहाँ पर किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ राम के बारे में ही बात हो रही है। यानी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट, कोई निर्दिष्ट लड़का है जिसका नाम है राम। तो ये हो गया स्पेसिफिक। यहाँ से हम लोग कहाँ जा सकते हैं कि जनरल, यानी राम में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे कई नाम होंगे और सारे जो नाम होते हैं उनको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों को बहुत सारे नाम बताएंगे और उनको बोलेंगे कि यहाँ पर राम किसको दर्शा रहा है, या फिर हिमालय किसको दर्शा रहा है, या फिर बोल सकते सीता किसको दर्शा रही है। तो बच्चे बोलेंगे किसी एक लड़के का नाम, किसी एक पहाड़ का नाम, या फिर किसी एक लड़की का नाम। तो उस हिसाब से हम उनको बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर राम है, सीता है, या फिर हिमालय है, ये जैसे किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो ऐसे सारे शब्द को या फिर ऐसे सारे नाम को हम क्या बोलते हैं कि उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उदाहरण को रख रहे हैं सामने, और उदाहरण से ही हम क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं। तो उदाहरण से नियम तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम लोग आगमन विधि कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक उदाहरण रखेंगे, उदाहरण के आधार पर हम बच्चों को प्रश्न करेंगे। वहाँ पर वो जो प्रश्न करेंगे प्रस्तावनामूलक प्रश्न होंगे, वो जब वो बता देंगे कि हम लोग अगर बोल रहे हैं कि राम एक लड़का है या फिर राम खाना खा रहा है, बच्चों को पूछेंगे कि बच्चे कौन खाना खा रहा है, वो लोग बोलेंगे कि राम खाना खा रहा है। ये हमारे प्रस्तावनामूलक प्रश्न होंगे। अगर यहाँ से हम लोग उनको पूछेंगे कि राम किसको दर्शा रहा है, तो बोलेंगे किसी एक निर्दिष्ट या फिर किसी एक विशिष्ट लड़के को दर्शा रहा है। ये हमारा नियम बनाने के लिए प्रश्न हो गया है, फिर नियम निर्धारण के प्रश्न हो गए। तो ऐसे प्रश्न पूछने से जिससे कि हम एक नियम को फ्रेम कर पाएंगे या फिर एक रूल को फ्रेम कर पाएंगे, उससे कहते हैं नियम निर्धारण प्रश्न। कभी तो एक बार एग्ज़ाम में पूछा था कि ये नियम निर्धारण प्रश्न जो है वो किस लिए पूछा जाता है कि जब हम लोग व्याकरण पाठ में आगमन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे उदाहरण से नियम तक जाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे नियम निर्धारण प्रश्न कहा जाता है। तो आगमन विधि हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ पर आगमन विधि में क्या होता है। आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की ओर और फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, विशिष्ट के सामान्य की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर। इसमें और क्या होता है ना, इसमें शिक्षक पहले छात्रों के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम। क्या होता है गुण इसमें, यह एक मनोवैज्ञानिक और करके सीखने की पर आधारित विधि है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे पहले खुद उदाहरण को पढ़ेंगे, उसमें से पूछे गए प्रश्न का उत्तर खुद से वो लोग क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे और वही खुद बोलेंगे कि ये जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को दर्शाने वाले जो नाम होते हैं ये सारे
एक ही के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये होता है हम लोगों का आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल। हम लोग जब उदाहरण से नियम के पास जाते हैं उसे कहते हैं आगमन विधि, और ठीक उसका उल्टा होता है निगमन विधि यानी डिडक्टिव। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि घटाकर हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ जोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर कि एक उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है, हम उन लोगों को जोड़कर क्या कर रहे हैं, एक नियम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, डिडक्टिव है, डिड्यूस करना है यहाँ पर कि एक नियम बनाया गया है और उस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, उस वाक्य को या फिर उस वाक्यांश को तोड़ते हुए चले जाएंगे ताकि हम लोग कहाँ पर पहुँच सके, हमारे स्पेसिफिक उदाहरण के पास पहुँच पाए। तो देखते हैं क्या है इसमें निगमन विधि में। निगमन विधि में क्या होता है, ये ठीक विपरीत होता है किसका, आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि है ये। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नियम से उदाहरण, रूल टू एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक, ये होता है निगमन विधि। इसके बाद क्या किया जाता है ना, इसमें शिक्षक सबसे पहले व्याकरण के नियम या फिर परिभाषा सीधे छात्रों को बता देते हैं कि बच्चों देखो, अगर कहीं पर भी हमें किसी वाक्य में किसी एक निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान हो गया, किसी नदी का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, अगर ऐसे हम लोगों को किसी विशिष्ट वस्तु का नाम पता चल रहा है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया शामपट पर, बच्चे समझ गए कि अच्छा ठीक है, जहाँ पर भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम आएगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उस हिसाब से उसके बाद हम अगर 3-4 वाक्य उदाहरण के तौर पर लिख दें तो वो लोग उसमें से छांट लेंगे कि कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि शिक्षक सबसे पहले व्याकरण का नियम शामपट पर लिख देता है, उसके बाद नियमों पर आधारित उदाहरण को क्या करता है, प्रस्तुत करता है कि जो नियम लिखा गया है उसी के आधारित क्या करते हैं, 3-4 उदाहरण लिख देते हैं। लेकिन ये जो विधि है, इस विधि में कुछ क्या है, इसमें डिमेरिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या है, यह विधि समय की बचत तो करती है लेकिन इसमें क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। यानी बच्चे खुद से कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वो अन्वेषण नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप से किसी चीज़ को खोज नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लिखी लिखाई वहाँ पर मिल जा रहा है, जो उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, बस रट रहे हैं। हम लोग उस वहाँ पर रटेंगे कि ये होगा तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, और फिर उसके साथ उसका उदाहरण भी हम लोग क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम उनके सामने उदाहरण को प्रस्तुत करें तो वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि अच्छा ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण और ये एक उदाहरण है, तो इनमें क्या समानता है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ही गोष्ठीभुक्त कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वहाँ पर बच्चे खुद से बोल रहे हैं कि ये अगर हो रहा है तो इस गुण के आधार पर इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत डाल सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षक अपने तरफ से ही पहले से बता दे तो फिर बच्चों को वहाँ पर क्या करने की, दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और वो लोग मजबूरन क्या करेंगे, रटंत प्रवृत्ति, रोट मेमोराइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो निगमन विधि है इसका एक ड्रॉबैक है या फिर सीमा है क्या ना, इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके फ़ायदे भी है। क्या फ़ायदे हैं कि समय की बचत होती है कि अगर हमें कोर्स कंप्लीट करना है, क्लास में एग्ज़ाम पास में है तो चले जाओ, नियम लिख दो, 2-4 उदाहरण लिख दो, विषय कंप्लीट हो गया हम लोगों का, बच्चों को हमने समझा भी दिया और वो लोग हम उसको क्या कर लिए, नोट्स में लिख लिए। अब बाकी वो उनका सरदर्द है कि वो लोग उसको समझे या ना समझे, 2 महीने बाद उनको याद हो या फिर ना हो। इसमें सिर्फ समय की बचत की जा सकती है। और ये क्या है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर कोई हायर एजुकेशन में है तो वहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए ये क्या है, ये एक सही विधि नहीं है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया है, पहले संधि की परिभाषा लिखकर बताना और फिर उदाहरण हल करना। हम पहले बोल देंगे कि ये शब्द जोड़कर हम ऐसे इसको बनाते हैं तो इसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं, और फिर उसके नीचे उसका उदाहरण दे देंगे कि ये सारे स्वर संधि का उदाहरण है।
लेकिन अगर ये ना करते हुए हम लोग आगमन विधि का उपयोग करें कि हम लोग पहले उदाहरण दे दें तो बच्चे देखेंगे अच्छा पहले शब्द के अंत में ये वाला ध्वनि है और दूसरे के पहले या फिर शुरुआत में ये वाला ध्वनि है, तो ये दोनों मिलकर इस मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से वो लोग खुद ही सूत्र को या फिर नियम को बना सकते हैं और वो उनके लिए ज़्यादा क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाता है या फिर उनको वो लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि वो चीज़ को हम लोग क्या किए, खुद से सिंथेसाइज किए हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो एक फ़ायदा है आगमन विधि का। तो हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया कि व्याकरण पाठ विधि में दो विधि हैं, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। अगर हमें पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि है। तुलना देख लेते हैं। शिक्षण क्रम के आधार पर हम अगर देखेंगे तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर या फिर विशेष से सामान्य की ओर जाता है, लेकिन निगमन विधि क्या करता है, वहीं पर नियम से उदाहरण की ओर। उदाहरण से नियम आगमन, नियम से उदाहरण निगमन। नियम से शुरू जो होगा वो निगमन, उदाहरण से जो शुरू होगा वो आगमन। हमें ये याद रख लेंगे, अगर इसको हम लोग वैसे याद रख लेंगे तो फिर हो जाएगा कि नियम से जो शुरू होगा वो होगा निगमन विधि। क्लियर है ये बात? और उसके बाद उसका जो उल्टा होगा वो ऑब्वियसली आगमन विधि, नियम से निगमन। प्रकृति क्या है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, छात्र केंद्रित है और अन्वेषणात्मक है। यहाँ पर अन्वेषण होता है, खोज की जाती है। निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है, शिक्षक केंद्रित है और पारंपरिक ट्रेडिशनल है। शिक्षक केंद्रित जो भी चीज़ होती है वो बच्चों के लिए उतना प्रभावी नहीं होता। तो हमेशा हमें ये क्या करना है, दिमाग में रखना है या फिर हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्रियात्मक कार्य हम कक्षा में कर रहे हैं, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र जितना ज़्यादा अपने अधिगम की प्रक्रिया के साथ जुड़े रहेंगे, अधिगम उतना ही ज़्यादा सफल होगा। फिर देखते हैं आगमन विधि में तर्क शक्ति व सृजनात्मकता का विकास होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कब आएगा, जब बच्चा कभी किसी चीज़ का खोज करेगा, वो कंपेयर करेगा, वो तुलना करेगा, यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर वैसा होना चाहिए। वो वहाँ पे खुद ही नियम को ढूंढ रहा है कि ये जो 3-4 उदाहरण मेरे सामने रखे गए हैं ना, इनके बीच में क्या समानता है, और जो समानता है वही नियम है। तो वो खुद ही उसको सिंथेसाइज करेगा, उसमें से वो खुद ही उसका निचोड़ निकालेगा, तभी वो क्या होगा, उसके लिए वो जो भी अधिगम उसका हो रहा है वहाँ पर, वो क्या होगा, अधिक समय तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी व्यक्ति छात्र केंद्रित क्रियाकलाप कार्य में करवाए तो वो सृजनात्मकता का विकास करवाता है। यहाँ पर ठीक है, वो इसको उल्टा स्मरण शक्ति और रटने पर जोर देता है कि कितना उसको याद रखने की क्षमता उसकी कितनी है, उसकी स्मरण शक्ति कितनी है, उसकी IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितनी है, और वो कितना रटने में अच्छा है, इस चीज़ पर बल देता है क्या, निगमन विधि। उसके बाद क्या है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर हेतु सर्वोत्तम जो हमारे प्राइमरी है और अपर प्राइमरी है, वहाँ के बच्चों के लिए आगमन विधि बहुत ही सर्वोत्तम प्रक्रिया है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम लोग रटने की प्रक्रिया के आदी बना देंगे तो उनका अधिगम का प्रक्रिया रुक जाएगा, या फिर अधिगम उनका क्या होगा, बाधित होगा। वहाँ पर वो लोग सीखने में ज़्यादा महत्व, मतलब सीखने को ज़्यादा महत्व ना देकर रटने को ज़्यादा महत्व देंगे, जो कि एक चिरस्थायी प्रक्रिया नहीं है। अगर हम लोग कुछ रट लेते हैं, वो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल उतना ही याद रहेगा। एक बार एग्ज़ाम दे के वो लोग वहाँ से निकलेंगे, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं हो, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उसको सिर्फ रटा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम ख़त्म, अधिगम ख़त्म, ज्ञान भी ख़त्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसीलिए सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देनी है, अन्वेषण करना या फिर खोज करने को ज़्यादा महत्व देना है। और उच्च कक्षाओं के लिए एवं अभ्यास के लिए क्या है, निगमन विधि सही रहता है। तो आज हम लोगों ने ये सब पढ़ा कि यहाँ पर क्या क्या पढ़े हम लोग। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि इसमें है गद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि और पद्य पाठ विधि। गद्य पाठ विधि में क्या है, गद्य पाठ विधि में है गद्य पाठ विधि में है 5 स्तर यानी 5 पड़ाव। पद्य पाठ विधि में भी वही है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण,
पुनरावृत्ति, प्रयोग। प्रस्तावना में हमें पूर्व ज्ञान की परीक्षण करनी है और प्रस्तावना मूलक प्रश्न या फिर प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछना है। उसके बाद उद्देश्य कथन में हमें बच्चों को विषय का शीर्षक उनके सामने स्पष्ट करना है। उसके साथ वो जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्व है, उसको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य उनको बताते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, बोध ज्ञान प्रश्न, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण, मौन वाचन, विचार विश्लेषण, ये सब आते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है वहाँ पर दोनों शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, एक के बाद एक वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्र उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद छात्र खुद उसको पढ़ते हैं और उसमें से वो लोग क्या करते हैं, निचोड़ निकालते हैं। तो ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में गद्य के लिए आदर्श वाचन, पद्य के लिए आदर्श सस्वर वाचन, उसके बाद गद्य के लिए विचार विश्लेषण और पद्य के लिए भाव विश्लेषण। ये खत्म होने के बाद पुनरावृत्ति में सारांश कथन किया जाता है, मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रयोग में क्या होता है, गृह कार्य दिया जाता है। इतना था हमारा गद्य पाठ और पद्य पाठ विधि। व्याकरण पाठ में हमने दोनों पढ़े, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन यानी उदाहरण से नियम तक और निगमन यानी नियम से निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर। तो सबसे सर्वोत्तम उसमें से कौन सी विधि है, आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु यानी अरिस्टोटल है। तो इतना ही था आज का विषय। तो ये जो हम लोग आज पढ़े गद्य पाठ, पद्य पाठ और व्याकरण पाठ, उसमें से हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं OSTET के, तो क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से 4-5 मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप लोग उसको देखकर ही समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं और जो हम लोगों ने पढ़ा क्या वो उसके लिए सफिशिएंट है कि उसमें से हम लोग समझकर प्रश्न के उत्तर दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, कविता पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद क्या किया जाता है। आदर्श सस्वर वाचन किया जाता है, हमने बोला था कि सबसे पहले शिक्षक पढ़ेंगे एक पंक्ति, वो अपने सुर में या फिर अच्छे से उसको गाकर कक्षा में पढ़ाए। तो उसके बाद उसके तुरंत बाद ही क्या होगा, छात्र क्या करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, आदर्श वाचन के बाद सस्वर अनुकरण वाचन होगा। उसके बाद गृह कार्य के पहले कौन सा काम गद्य पाठ में होता है, तो गृह कार्य के पहले क्या होता है, गृह कार्य होता है सबसे अंतिम चरण पर, यानी जहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, कोई कार्य घर के लिए मिलता है तो वो सबसे अंतिम, उससे पहले क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि गृह कार्य कौन से पड़ाव में आता है, प्रयोग में आता है गृह कार्य। उसके बाद देखेंगे, अच्छा व्याकरण पाठ में कौन सी विधि है, इसका ऑप्शन शायद छूट गया है मेरे से। तो इसमें व्याकरण पाठ में क्या है, 2 विधि है, आगमन विधि और निगमन विधि। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा आप उसी के हिसाब से उसको कर लेना। उसके बाद देखेंगे, तो ये कुछ प्रश्न थे हमारे पास। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, ये जो इकाई हमने पढ़ा है आप लोगों को, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि, इसके आधार पर मैं कुछ प्रश्न में ले आऊँगी आप लोगों के लिए, 20 या फिर 30 प्रश्न जो कि अभ्यास के लिए होंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी यहाँ जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी मैंने समझाया ये इतना भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये जो शिक्षण विधियाँ हैं, बस ये होता है समस्या हम लोगों के लिए कि हम लोग उसको सही क्रम में नहीं समझ पाते, किसके बाद क्या आता है वो नहीं समझ पाते, जिस वजह से कि परीक्षा में हम लोगों को क्या होता है, वहाँ पर द्वंद्व आता है कि ये वाला ऑप्शन है या फिर वो वाला ऑप्शन है। एक बार हम लोगों को पहले अगर क्लियर हो जाए कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, कौन से सोपान में और क्या क्या पड़ाव है, यानी जैसे कि हमने बोला कि प्रस्तुतिकरण पूछ लेगा एग्जाम में कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन ये कौन से सोपान के अंतर्गत है, तो हमें पता होना चाहिए कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन सब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद अगर इसका आप लोगों को PDF फॉर्मेट में ये चाहिए होगा तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, जिसका नाम है इनसाइट्स विथ तपन्विता। मैं इस टेलीग्राम चैनल की लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना। आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे टेलीग्राम में ही एक और पोल दे दूँगी मैं, कि मुझे बता देना कि यहाँ पर कि अगले वीडियो में आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, या फिर आप लोग अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो ये था आज के लिए आप लोगों का शिक्षण विधि का एक क्लास। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।